हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 3 की सेकंड पोम, द बोल पोम। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इस पोम का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें, जान लेते हैं इस पोम के ऑथर के बारे में, कौन है इसके पोएट और किसने लिखा है इसे, और उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसे लिखा है जॉन बेरीमैन ने। इनका जन्म हुआ था ऑन 25 अक्टूबर 1914 और इनकी डेथ हुई थी ऑन 7 जनवरी 1972। ये 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट रहे हैं और इनका जन्म हुआ था ओक्लाहोमा में। जब ये सिर्फ 10 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी और इसी वजह से इन्हें फ्लोरिडा शिफ्ट करना पड़ा। वहीं जाकर इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया और अब इनका नाम था जॉन एलन मैकएल्पिन बेरीमैन। जॉन एलन मैकएल्पिन बेरीमैन। इनका नाम चेंज होने के बाद इन्होंने अपनी पूरी एजुकेशन इसी नाम के साथ कंप्लीट की थी। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में क्लैरा कॉलेज में भी गए थे। इनके फादर और इनका एक बहुत ही क्लोज़ बॉन्ड था। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और यही कारण है कि उनके साथ ये जो लॉस है वो हमेशा के लिए रह गया था। और इसी लॉस को वो अपने बहुत सारे पोम्स के अंदर दिखाते हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी पोम्स हैं और दूसरे पीस ऑफ वर्क्स हैं जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना आइसोलेशन बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, आइसोलेशन का मतलब होता है एकदम अलग थलग होकर अकेला महसूस करना, यानी अपने आप को सारी दुनिया से एकदम जुदा कर लेना, अलग कर लेना और एकदम अकेलेपन में खो जाना। इन्हें लगता था, बेरीमैन को, कि इन्होंने अपने पिता को खो दिया है तो इनका जो दुख है वो किसी और के साथ शेयर नहीं किया जा सकता और शायद कोई और उस तकलीफ़ को समझेगा ही नहीं, और इसीलिए ये इस आइसोलेशन में चले गए थे। और इस आइसोलेशन को वो सिर्फ अपनी पोम्स के थ्रू ही एक्सप्रेस किया करते थे और सिर्फ अपने पीस ऑफ वर्क में ही उसे लिखा करते थे। इसीलिए इन्हें एक कन्फेशनल पोएट भी कहा जाता है। अब कन्फेशनल पोएट क्या होता है? बेसिकली जो कन्फेशन का मतलब होता है वो होता है अपना कोई भी राज या सीक्रेट किसी के सामने रिवील करना, कन्फेस करना और उसे मान लेना। ऐसी कोई भी बात जो दुनिया में किसी और को पता नहीं है, मेरे बारे में वो बात सिर्फ मुझे ही पता है, और ऐसी बात किसी के सामने कहना, उसे व्यक्त करना, उसे ही कन्फेशन कहा जाता है। कन्फेशनल पोएट वही पोएट्स होते हैं जो अपने मन का इस तरीके का कोई भी सीक्रेट हो या कोई भी ऐसी दबी हुई बात हो जो किसी और को बताने में ये आसान नहीं हो, तो वो अपनी बात अपनी पोम्स के थ्रू बताते हैं। ऐसे ही पोएट्स को कन्फेशनल पोएट्स कहा जाता है। और चूंकि बेरीमैन भी अपनी पोम्स के थ्रू अपने सीक्रेट्स को, अपनी बात को बताते थे, उन्हें भी कन्फेशनल पोएटिक माना जा सकता है। इसके अलावा ये क्यों कन्फेशन किया जाता है या कन्फेशनल पोएट्स का बेसिक आइडिया क्या था इस तरीके की पोम्स लिखने के पीछे? द मेन आइडिया बिहाइंड वाज कि वो अपने एक गिल्ट से दूर होना चाहते थे। किसी ना किसी तरह आप जब किसी चीज़ के लिए या किसी गलत, जो भी कुछ गलत हुआ है, अगर किसी ना किसी वजह से आप अपने आप को उसका ज़िम्मेदार समझते हैं कि मेरी ही वजह से वो हुआ है, या किसी भी दूसरे रीज़न की वजह से आपको ये लगता है कि मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा है, यानी कोई भी नेगेटिव भाव आपके अंदर अगर घर कर गया है, अगर बस गया है और आप अगर उससे छुटकारा पाने चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में बात करना। और ये जो कन्फेशनल पोएट्स थे वो अपनी पोम्स के थ्रू इस तरीके की चीज़ों के बारे में, इस तरीके के मुद्दों के बारे में बात किया करते थे। पर्टिकुलर उस कन्फेशनल पोएट के दिमाग में और मन में क्या भाव चल रहा है, किस चीज़ को लेकर उसको गिल्ट है या किस चीज़ को लेकर उसे एक डर है मन में, उसके बारे में वो बात करते हैं और इसीलिए उन्हें कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। इसके अलावा मैं जॉन बेरीमैन के बारे में आपको बता दूं
कि इन्होंने बहुत सारे इस तरीके के काम किए हैं कि उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला हुआ है। जैसा कि वो अपने आइसोलेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, अपने पिता की डेथ के वजह से वो जो जिस दुख में है और जिस तकलीफ़ में है, उसके बारे में उन्होंने अपने काफ़ी पोम्स में लिखा है। और ऐसी ही एक काम का नाम है द ड्रीम सॉन्ग। द ड्रीम सॉन्ग एक कलेक्शन का हिस्सा है और उस कलेक्शन का नाम है 77 ड्रीम सॉन्ग्स। 77 ड्रीम सॉन्ग्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल है बेरीमैन के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए और ज़रूर इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इन केस अगर इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आता है तो इस पोएट पे अक्सर पूछा जाता है लाइफ स्केच के बारे में बताएं, और उस लाइफ स्केच में इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के अलावा अगर आप 77 ड्रीम सॉन्ग्स एंड ड्रीम सॉन्ग के बारे में अगर बताते हैं सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन स्कोरिंग मोर मार्क्स। आई होप ये क्लियर है। इसके अलावा ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोस्ट नोटेबल पोएट्स ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जनरेशन पोएट्स, यानी वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू जो हुई थी उसके बाद जितने भी पोएट आए थे, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद का जितना भी जो जनरेशन आई पोएट्स की, ये उसी जनरेशन का हिस्सा है। जॉन बेरीमोन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पोएट्स आए थे उनका एक हिस्सा है और काफ़ी फेमस हुए थे। इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी पोम्स जो अपने करियर के शुरुआत में लिखी थी, यानी उन्होंने बेसिकली राइटिंग और रीडिंग ये क्यों चूज़ किया था, क्योंकि उनको कहीं पर भी अपने पिता को खोने के बाद कहीं पर भी उनको रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। ही वॉज नॉट फीलिंग हैप्पी इन एनी वे, सो ही स्टार्टेड रीडिंग। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रीड करना शुरू किया, और जितना जितना वो रीड करते गए उतना ही वो लिखने में भी उनका इंटरेस्ट आता गया। और उन्होंने बहुत सारी पोम्स लिखी और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको पोम्स लिखने में ही इंटरेस्ट था। तो जो पोम्स उन्होंने लिखी उसमें ही उनको अपना एक तरीके से सोलेस नज़र आता था, एक तरीके से वो एक रिलीफ फील करते थे, क्योंकि वो अपने मन की सारी बातें कह पाते थे, कन्फेशन कर पाते थे। और शुरुआत में लेकिन उन्होंने जो कुछ पोम्स लिखी थी उनको इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था, इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था। लेकिन उन्हीं पोम्स को धीरे 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 जब लोगों को समझ में आने लगे तब उन पोम्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया गया और वो बहुत फेमस भी हुई थी। इसी में एक है कि उन्होंने जब शुरुआत में ही उन्होंने एक लिखा था होमेज टू मिस्ट्रेस ब्रैडस्ट्रीट। ये ब्रैडस्ट्रीट है, एन ब्रैडस्ट्रीट। ये फर्स्ट वुमेन पोएट थी अमेरिका की फर्स्ट वुमेन पोएट थी एन ब्रैडस्ट्रीट। इनके बारे में इन्होंने एक पोम लिखी थी और इस पोम को प्रसिद्धि मिलने में 5 साल लग गए थे। यानी लोगों को इसका जो डीपर मीनिंग है वो बहुत धीरे धीरे समझ में आया था, और जब समझ में आया तो सीधा इन्हें जॉन बेरीमैन को पोम ऑफ द जनरेशन एंड अ मास्टरपीस कह के बुलाया गया था। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि इनके जो लिखे हुए काम हैं, इनकी जो लिखी हुई कविताएं हैं, पोम्स हैं, वो कितना डीपर मीनिंग रखती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड भी रहती हैं। तो इन्हीं सब डिटेल्स के साथ, इन्हीं सब फैक्ट्स के साथ, इनको सब याद रख के, दिमाग में रख के हम बढ़ते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। और स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखिए, कोई भी पोएट होता है उसकी लाइफ जिस तरीके की होती है या उसकी लाइफ जिस तरीके से टर्न्स एंड ट्विस्ट से भरी होती है, या जो भी घटा होता है उसकी लाइफ में और जिस तरीके भी उसके इमोशंस होते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उन्हीं इमोशंस के बारे में अपनी पोम में बात करता है। अगर हम किसी पोएट को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसकी लिखी हुई पोम को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, और वो हमें और ज़्यादा डिटेल में और विद डीपर मीनिंग समझ में आती है। अब बढ़ते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसका शुरुआती स्टेंजा है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? I saw it go.
merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. बेसिकली यहाँ पर एक बॉल के बारे में बात हो रही है, गेंद के बारे में. ये एक खिलौना है एक छोटे बच्चे का. वो उससे खेल रहा होगा और अचानक से उसके हाथ से जब बॉल फिसल गई या उसने शायद हो सकता है कैच छोड़ दिया होगा, वो उसके हाथ से निकल के गिर गई और पानी में चली गई, और गहरे पानी में चली गई. तो अब वो बच्चा जो है वो उसे पानी में जाके ला भी नहीं सकता है. तो इसका मतलब इस बच्चे ने अपना एक खिलौना और अपनी एक पसंदीदा चीज़ जो है वो खो दी है. तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है और पूरी पोम में इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि जब आप अपनी कोई बहुत ही पसंदीदा चीज़ कोई भी पसंदीदा चीज़ अगर आप खो देते हैं या वो टूट फूट जाती है, किसी भी तरीके से लॉस हो जाता है, तब आप कैसा महसूस करते हैं. तो यहाँ पर तो एक बच्चे को दिखाया गया है कि एक छोटे बच्चे का जब कोई खिलौना खो जाता है तब क्या होता है. और यहाँ बच्चा इसलिए है क्योंकि बेरीमैन ने अपने पिता को 10 साल की उम्र में ही खो दिया था. तो ही वॉज़ वेरी यंग देन, बच्चे थे वो, ही वॉज़ अ किड. तो इसीलिए यहाँ पर एक किड को लिया गया है. लेकिन ये एप्लीकेबल हर एक इंसान पर बात होती है कि अगर हमसे कभी भी कोई चीज़ ऐसी खो जाती है जो हमारे दिल के बहुत करीब हो, तो हम उसको खोने के दुख में हमेशा रहते हैं, हमेशा दिमाग में वो सब चलता रहता है. ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है इस पोम के बारे में. नाउ इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस पोम बेटर. ये एक क्वेश्चन से शुरुआत हुई है पोम कि एक लड़का है वो क्या कर रहा है. अब ये कौन बात कर रहा है? एक ऑब्जर्वर. ये कौन बात कर रहा है? ऑब्जर्वर. ऑल राइट. तो ऑब्जर्वर यहाँ कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो इस बच्चे को देख रहा है गेम खेलते हुए, बॉल से खेलते हुए, अपने रास्ते पे जा रहा है और उसके हाथ से जब बॉल छूट गई, वो पानी में गिर गया. तो ये सब विटनेस कर रहा है, ये सबको वो देख रहा है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है ये, और बच्चे के एक्सप्रेशंस क्या हैं. तो ये सब वो देख रहा है. इसी ऑब्जर्वर को उस बच्चे को देख के ये फील हुआ होगा कि ये बच्चा कितना दुखी है, अब इसकी सिचुएशन, अब क्या क्या होगा इसकी लाइफ में. हम आगे भी देखेंगे इस पोम में क्या क्या होता है. जब ये ऑब्जर्वर इस बच्चे को पूरा देखता है, ध्यान देता है कि इसकी एक पसंदीदा चीज़ खो गई है और अब ये बहुत दुखी है, उदास है, और अब क्या होगा, तो उसी के बारे में जब बात करते हुए इन्होंने ये पोम लिखी है. ऑल राइट. तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है बेसिकली वही इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि वो बच्चा अब क्या करेगा जिसकी बॉल खो गई है. तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू. यानी जिस बच्चे की बॉल अभी खो गई है वो बच्चा अब क्या करेगा. जिस बच्चे की बॉल अभी अभी खो गई है वो अब क्या करेगा. इस क्वेश्चन के साथ ही ये पोम स्टार्ट होती है. यानी ये बच्चा ऑलरेडी उस बॉल को खो चुका है. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. यहाँ पर ये I कौन है? ये I ऑब्जर्वर है. ये I कौन है? ऑब्जर्वर. वही व्यक्ति जो इस बच्चे पर ध्यान दे रहा है, इस बच्चे को ध्यान से देख रहा है कि बच्चे के साथ अभी क्या क्या हो रहा है. ऑल राइट. तो I है हमारा ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर ने क्या ऑब्जर्व किया या क्या देखा? उसने देखा कि इट गो. इट कौन है यहाँ पे? इट यहाँ पर है बॉल. इट यहाँ पर क्या है? बॉल है. तो उसने देखा कि इट गो मैरिली बाउंसिंग. तो मैरिली का मतलब होता है हैप्पीली. मैरिली का मतलब होता है हैप्पीली. इसका मीनिंग आपको नीचे भी दिया हुआ है, हैप्पी एंड जॉयस. तो मतलब मैरिली का मतलब है एकदम खुशी खुशी. बाउंसिंग मतलब टिप्स जो होते हैं ना, टप्पे खाना. बॉल जब टप्पे खाती है तो टिप, तो बाउंस होते हुए डाउन द स्ट्रीट, सड़क से नीचे, एंड मैरिली ओवर, देयर इट इज़ इन द वाटर. यानी
वो जब उससे खेल रहा था तो उसके हाथ से, बच्चे के हाथ से जो है वो बॉल छूट गई होगी, उसने मिस कर दी होगी, और फिर ऑब्जर्वर ने देखा कि जो बॉल है वो एकदम हंसते हुए का यहाँ क्या मतलब है, हंसते हुए, बाउंस करते हुए, यानी टिप खाते हुए या जंप करते हुए। तो जंप करते हुए मतलब एक एनर्जी दिखा रहा है यहाँ पे। ये जो मैरीली बाउंसिंग है ना, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही एक एनर्जेटिक सिचुएशन यहाँ दिखा रहा है कि बॉल ऐसे लुढ़कते हुए ऐसे नहीं गई, एकदम धम धपाड़ करती हुई, भिड़ती भिड़ाती हुई इस तरीके से एकदम गई है। तो हो सकता है बहुत स्पीड में भी हो, बहुत फास्ट हो कि बच्चा उसको पकड़ ना पाए, है ना। तो ये यही दिखा रहा है दैट मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। वो इतनी धप धपाड़ करती हुई, जंप करती हुई, कभी इधर भिड़ रही है, उधर भिड़ रही है, और ऐसे करती हुई, और सड़क से यानी स्ट्रीट से होते हुए, स्ट्रीट पर ही बच्चा जा रहा होगा, वहाँ से होते हुए फाइनली वो कहाँ जाके गिर गई, पानी में। बॉल कहाँ जाके गिर गई, पानी में गिर गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये जो फ्रेज है ना, जो इन्वर्टेड कॉमास या विद इन कोट्स है, इसका ये मतलब है कि ये बात ऑब्जर्वर ने डायरेक्टली कही है। और क्या कह रहा है ऑब्जर्वर यहाँ, जैसे ही बॉल पानी में गिरी तब ऑब्जर्वर ने कहा कि ये कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि बच्चे और भी बॉल्स मिल जाएंगी, देयर आर शॉप्स, दुकानें हैं, दुकानों पे और भी बहुत सारी गेंदें हैं और आप वहाँ जाके उसे ख़रीद सकते हो, और भी तो बहुत सारी बॉल्स हैं, इज़न्ट इट। ये कहने का अब कोई यूज़ नहीं है। तो ये तो है इसका लिटरल मीनिंग, और जो वर्ड्स जो यहाँ पर दिए गए हैं उनके क्या मीनिंग है। अब देख लेते हैं इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वेल, the poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction on losing his ball. Further, he asks to himself that what this boy will do after losing his ball. The poet has seen the ball going away from the boy. इसका यही मतलब है कि जब पोएट ने पहली बार उस लड़के को देखा, वो अपनी बॉल, इसी क्वेश्चन के साथ बेसिकली ये पोम स्टार्ट होती है कि वो बच्चा अपनी बॉल ऑलरेडी खो चुका है। और फिर छोटा सा फ्लैशबैक बताते हैं, फ्लैशबैक। एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है कि वो छोटी सी एक डिटेल है कि ये बच्चा अच्छा खासा जा रहा था रास्ते से और बॉल से खेलता हुआ जा रहा था, और अचानक से उसके हाथ से वो जो कैच होगा, वो अचानक से उसके हाथ से वो मिस हो गई होगी गेंद, और इसीलिए वो उससे हाथ से छूट कर और पानी में जाके गिर गई, और उस लड़के ने, उस बच्चे ने अपना जो बॉल है उसको खो दिया। The poet has seen the ball going away from the boy. यानी यहाँ पर जो पोएट है, जो ऑब्जर्वर है, वो ये कह रहा है कि उसने ये चीज़ देखी है और विटनेस किया है कि जो बॉल है वो पानी में गिर गई। इसका ये मीनिंग है कि वो बॉल को बच्चे से जुदा होते हुए देख रहा है बेसिकली, ऑलराइट। उस गेंद को बच्चे से जुदा होते हुए देख रहा है कि अब वो बॉल उससे दूर हो चुकी है। एंड ही सेज दैट द बॉल वॉज cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from the boy's hand, it went into the street and later it fell into the nearby water. Skip का मतलब होता है मिस हो जाना, मिस्ड, ऑलराइट। मिस हो जाना या हाथ से कोई चीज़ छूट जाना, ऑलराइट। तो स्किप करना, तो स्किप हो गई, वो बॉल जो है बच्चे के हाथ से स्किप हो गई, मिस हो गई, और इसीलिए वो एकदम बहुत ही धड़धड़ाहट भड़भड़ाती हुई कहाँ चली गई, पानी में, जो पास में एक नदी जो बह रही थी, देयर वाज अ रिवर नियर बाय, उस पानी में जाके गिर गई। The poet says that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball, because even if there are other balls too, he can never get the ball he had just lost. अब कंसोलिंग का मतलब क्या होता है? कंसोल करने का मतलब कहीं ना कहीं होता है कन्विंस करना या मनाना। मनाना, तो मनाना यहाँ ये नहीं है कि रूठे हुए को मनाना, नहीं, रूठे हुए को नहीं मनाना है, एक दुखी बच्चे को समझाना है, कि समझाते हुए मनाना। शायद अगर हम लिखेंगे समझाते हुए मनाना, वो आपके लिए ज़्यादा सरल रहेगा समझना। समझाते
हुए मनाना। ऑलराइट, समझाते हुए मनाना कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो हमने जो लास्ट इसका जो फ्रेज़ था, ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं। क्यों कोई फ़ायदा नहीं है? अगर कोई चीज़ मिस हो जाए या कोई चीज़ टूट जाए, आपके हाथ से भी, मान लीजिए लेट्स से आपका कोई पेन है और अगर वो पेन टूट गया, तो आप मार्केट में जाके दूसरा पेन क्या नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे, क्योंकि पेन आपको चाहिए। उसी तरह अगर बच्चे का कोई भी खिलौना है वो टूट गया, तो वो दूसरा खिलौना उसको लाकर दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि बच्चे को उसका जो, अगर कोई दूसरा खिलौना लाने की बात की जाए, यानी दूसरी बॉल लाने की बात की जाए, तो वो कहने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जिस बॉल को खो चुका है, वो सेम बॉल उसको दोबारा नहीं मिलेगी। वो बॉल जिससे वो खेल रहा था, एग्जैक्टली वही बॉल उसे दोबारा नहीं मिलेगी। अब जो नई बॉल आएगी ना, वो नई बॉल एक्चुअल में एक रिप्लेसमेंट होगी। क्या होगी? एक तरीके से एक रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट होगी, यानी नई बॉल जो है वो पुरानी बॉल की जगह पे आएगी और उसके साथ वो सारी फीलिंग्स जो अटैच्ड हैं, एक बच्चे की उस खिलौने के साथ जो फीलिंग्स अटैच्ड थी, वो फीलिंग्स ये जो नई बॉल आएगी, ये जो रिप्लेस्ड बॉल है, उसके साथ उतनी फीलिंग्स उस बच्चे की अटैच्ड नहीं होंगी। वो उस नई बॉल को लेके उतना इमोशनल नहीं होगा जितना उस गेंद को लेकर था, जो अभी अभी पानी में गिर गई और अब वो उसको वापस नहीं पा सकता। ऑब्जर्वर इतना माइन्यूटली ध्यान से उसको, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है, क्योंकि ये सब उस बच्चे के चेहरे पे भाव आ रहे हैं, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, और जो ऑब्जर्वर है वो समझ पा रहा है कि किस हद तक ये बच्चा यहाँ पे उदास होगा और कितना ज़्यादा उसको लॉस फील हो रहा होगा। यही था इस फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। इस स्टैंजा में सिर्फ यहाँ तक का ही एक्सप्लेनेशन है कि क्यों उस बच्चे को दूसरी बॉल्स खरीदने के लिए कहना कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है। वाई इट इज़ नॉट बेनिफिशियल टू, and why there is no use of saying there are other balls available, there are other balls in the market। तो ये कहना बेनिफिशियल क्यों नहीं है? इसका जो रीज़न है कि क्यों बेनिफिशियल नहीं है, वो आपको बताया गया है अगले स्टैंजा में। An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे है अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। इसका ये मतलब है कि जितना उसे, जैसे ही उसने वो जो गेंद पानी में गिरी, उसे खो देने का बच्चे को इतना ज़्यादा, इतना बुरा फील हो रहा है, वो इतना हर्ट फील कर रहा है कि उसे ऑल ऑफ अ सडन ये रियलाइज़ हुआ है कि ये गेंद हमेशा के लिए खो चुकी है। और उस मोमेंट में उसको ये समझ आ गया है कि अब चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे वो गेंद दोबारा नहीं मिलने वाली। यानी ये एक अल्टीमेट लॉस है। अल्टीमेट लॉस का मतलब होता है कि एक ऐसा लॉस या एक ऐसा नुकसान जो एकदम उच्च दर्जे का है, मतलब टॉप लेवल का एकदम है। तो अल्टीमेट शेकिंग का भी यही मतलब है कि एकदम उच्च दर्जे की कपकपाहट उसके शरीर में आ गई, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि ये तो हमेशा के लिए ही खो गया। देयर इज़ नो रिवर्स गेयर, यानी ये वापस लौट कर मेरे पास अब नहीं आ सकती है। और ये जो दुख, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, ग्रीफ का मतलब होता है दुख और पीड़ा। वो ग्रीफ अब फिक्स हो गई है। फिक्स हो गई है मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी वो ग्रीफ अब हटेगी नहीं या कुछ, ऐसा नहीं है। बच्चा जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी बच्चा खुश भी होगा, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग ये है कि ये एक ऐसा दुख है जो अब हमेशा रहने वाला है। मतलब ये ऐसा एक लॉस है जो दोबारा किसी भी तरह से भरा नहीं जा सकता। एक बार जो चीज़ खो गई है वो चीज़ तो खो ही गई है।
यहाँ जो खो जाने से मतलब है, इतना ज़्यादा जो लॉस दिखाया जा रहा है, यू नो द लॉस दे आर टॉकिंग अबाउट, ये लॉस किसे दर्शाता है? ये लॉस दर्शाता है डेथ को। ये लॉस दर्शाता है डेथ को, कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अगर हम किसी इंसान को इस तरह से खो देते हैं, तो हम चाहे कुछ भी करें, कितना भी रोएं, कितनी भी प्रार्थनाएं करें, नो मैटर व्हाट वी डू, हमें मालूम है कि वो व्यक्ति अब दोबारा हमारे पास आने वाला नहीं है। याद है जब मैंने आपको इस पोएट के बारे में बताया था और एक्सप्लेन किया था, तब यही कहा था कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। यानी यहाँ पर जो पोएट है, जो बेरीमैन है, वो जानते हैं कि इतनी कम उम्र में कुछ खो देने का मतलब क्या होता है। तो और वो भी ऐसा खोना कि मालूम हो कि दोबारा ये वापस नहीं मिलने वाले, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो ये जो सेंस ऑफ लॉस है, यानी खो देने की जो समझ है, सेंस ऑफ लॉस का मतलब होता है खो देने की समझ। तो ये जो खो देने की समझ है वो इस ऑब्जर्वर में बहुत भली भांति है, और वही जो बेरीमैन है इस पोम के अंदर इस बच्चे के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि ये बच्चा बहुत बखूबी समझ रहा है कि किस तरीके का दुख है ये। ऑल राइट, एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे ही वो गेंद बच्चे से पानी में गिरी तो वो वहाँ पे पानी के किनारे एकदम देखकर और एकदम वहीं एकदम रिजिडली खड़ा हो गया। रिजिड का मतलब क्या है? बहुत ही स्टिफ। ऑल राइट, वेरी स्टिफ, एकदम उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी, एज इफ कोई स्टैचू ही है, वो कोई मूर्ति की तरह ही वहाँ पर एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, वहीं का वहीं, कोई मूवमेंट कर ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, उसके अंदर एक ट्रेम्बल का मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो उसके अंदर एक कपकपाहट सी थी, यानी वो कहीं ना कहीं ये डर रहा था, उसका जो भी रिएक्शन था वो इतना नेचुरल आ रहा था, और हर रिएक्शन जो है वो क्या दर्शा रहा था? लॉस दर्शा रहा था, एक घबराहट भी दर्शा रहा था, एक डर भी दर्शा रहा था। ये सारे फीलिंग्स एक साथ उसके चेहरे पे आ रहे थे। इनफैक्ट उसे जब हम पूरा भी देखें अगर, तो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी जो था वो इसी तरीके का था कि उसे कोई देखे तो आराम से समझ जाए कि इस बच्चे ने कुछ ऐसा खो दिया है जो उसके दिल के बहुत ही करीब रहा है। तो यही बात ये ऑब्जर्वर भी बताना चाह रहा है कि एक बार में देखते ही समझ में आ रहा है कि ये बच्चा कितना ज़्यादा दुखी है, और ऐसा दुख लग रहा है मानो अब कभी ठीक ही नहीं हो सकता और फिक्स हो गया है। आगे बढ़ते हैं। All his young days into the harbor where his ball went, ऐसा लग रहा है कि वो उस जो पानी की जो वो जगह है, जो जिस किनारे पे वो खड़ा है, वहाँ से जब देख रहा है तो मानो इस तरीके से देख रहा है कि उसका कोई खिलौना वहाँ नहीं खोया है, बल्कि पूरी की पूरी उसकी जो दुनिया ही है वो उसमें खो गई। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उनकी दुनिया कितनी होती है, लाइफ से मेरा मतलब था उनकी जो दुनिया है, उनका जो वर्ल्ड है, ओके, तो उनका वर्ल्ड बहुत ही छोटा होता है, उनके पेरेंट्स और कुछ उनके खिलौने, दैट्स इट। वो इतना ही समझते हैं और इतनी ही चीज़ों से इस लेवल तक अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं कि उनसे किसी भी तरीके की दूरी सहना उनके लिए आसान नहीं होता है। और यही कारण है कि इनमें से किसी को कुछ छोटी सी भी तकलीफ़ हो जाए या किसी भी वजह से कोई दूरी इनमें आ जाए तो बच्चों से सहन नहीं हो सकता है। दुनिया के लिए हो सकता है कि वो गेंद सिर्फ एक खिलौना है और दूसरा खिलौना लिया जा सकता है बस, लेकिन इस बच्चे के लिए वो सिर्फ खिलौना नहीं है, इनफैक्ट वो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है, उसका पूरा वर्ल्ड है। कि जब वो खेल रहा है, जब वो उस गेंद के साथ खेलता हुआ रास्ते पर जा रहा है, तो वो पूरी तरीके से उस पर फोकस्ड है, उस पर कॉन्सेंट्रेटेड है और बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस उस वक्त कर रहा है, और उसे इधर उधर क्या चल रहा है उसका कोई एहसास नहीं है और कोई समझ नहीं है। इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितना करीब और कितना क्लोजली अटैच्ड है वो अपने उस खिलौने से, उस गेंद से। और जब उसने उस अटैचमेंट को टूटते हुए देखा तो वो उससे सहन नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए वो इतना दुखी फील कर रहा है मानो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो।
देखिए, हार्बर का मतलब क्या होता है? हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, P-O-R-T, पोर्ट। और पोर्ट क्या होता है? जहाँ बड़े बड़े जो जहाज़ हैं आते हैं जाते हैं। एक तरीके से जहाज़ों का जो स्टेशन होता है उसे पोर्ट कहा जाता है। अब ये तो हम रिवर की एक बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हार्बर यानी पोर्ट का क्या काम है अगर ये मात्र एक छोटी सी नदी है? यहाँ पे इस पोम में हार्बर का मतलब है वास्टनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब है वास्टनेस ऑफ लाइफ। वास्टनेस ऑफ लाइफ का क्या अर्थ होता है? यानी जो उन्हें दुनिया दिखाई दे रही है अभी, एक बच्चे की दुनिया कितनी ही होगी। जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एक बच्चे की जो पूरी दुनिया होती है वो सिर्फ उसकी फैमिली और उसके जो खिलौने होते हैं, या अगर उनके कोई क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और उन्हें लगता है कि ये फ्रेंड अगर मुझसे दूर हो गया तो मेरी तो अब तो दुनिया ही ख़त्म है, कुछ बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो पूरी की पूरी लाइफ है, जो वर्ल्ड है, जो उस बच्चे का वर्ल्ड है पूरा, ऐसा लग रहा है उस गेंद के साथ उसी पानी में चला गया है और डूब गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हार्बर को पोर्ट और वास्टनेस ऑफ लाइफ दोनों से कनेक्ट किया जा सकता है कि वो उस पानी में वहाँ पर बह गई है वो बॉल, और दोबारा जो है वो वापस उस बच्चे को नहीं मिल सकती है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless। अब यहाँ पर intrude का मतलब क्या होता है? intrude का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, यानी दखल देना, दखल देना। तो किसी भी intrude करना, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है, I कौन है? ऑब्जर्वर। I is the observer। तो ऑब्ज़र्वर का यही कहना है कि मैं, ये जो सब हो रहा है ना, बच्चा इतना दुखी है और इतना परेशान है, इतना ज़्यादा दुखी हो गया है कि उसको देखते ही कोई भी समझ जाए कि बच्चे ने अपनी बहुत ही नज़दीकी और करीबी कोई चीज़ को खो दिया है। तो यही यहाँ पे ऑब्ज़र्वर कहना चाह रहा है कि मैं, लेकिन उसके इस जो भी भाव चल रहे हैं, मैं उसमें किसी भी तरीके का दखल नहीं देना चाहता। अगर इस वक्त बच्चा दुखी है तो थोड़ा थोड़ा ठीक है, उसे दुखी होने देना चाहिए। अब क्या यहाँ पर हमारा जो ऑब्ज़र्वर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल किस्म का है, या बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव विचार का है और इस तरीके का है कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि एक बच्चा दुखी है तो उसे जाके हम मनाएं? कैसा है ऑब्ज़र्वर और उसकी क्या भावना है इस छोटे से बच्चे को लेकर, कि इतना दुखी भी देख रहा है उस बच्चे को लेकिन फिर भी जाके दखल नहीं दे रहा है। ही इज़ नॉट इंट्रूडिंग। क्यों ऐसा है वो हमें आगे के स्टैंजाज में जानने को मिलेगा। अभी बढ़ते हैं अपने अगले फ्रेज पर। अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। इसका मतलब है, डाइम का क्या मतलब होता है? जैसे करेंसी होती है, हमारी इंडियन करेंसी कौन सी है? INR यानी रुपए। तो रुपए के अंदर क्या होता है? पैसे। उसी तरह डॉलर्स में भी क्या होते हैं? सेंट्स होते हैं। ऑलराइट, तो कुछ पैसे, तो डाइम उसी पैसे का एक यूनिट है। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि अ डाइम मीन्स यहाँ पर पैसों की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। इट इज़ मनी। डाइम इज़ मनी। तो यहाँ कहा जा रहा है अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, पैसों की भी बात हो रही है और दूसरी एक गेंद की भी बात हो रही है कि पैसे खर्च करके कोई नई गेंद खरीद लेना इस बच्चे के लिए, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थलेस, यानी इट इज़ यूज़लेस। ये किसी भी काम का नहीं है। इट इज़ यूज़लेस टू बाय another ball और spending money on buying another ball। ऐसा क्यों है भाई? बच्चे यहाँ पे ना तो ये ऑब्जर्वर उसको इतनी दया भावना भी नहीं है, इतना निर्दयी है ये ऑब्जर्वर कि उस बच्चे को जाके मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा, कंसोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना समझा रहा है कि कोई बात नहीं, बॉल खो गई है तो हम दूसरी बॉल ले लेंगे।
नहीं, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो बच्चे को बस दुखी होते हुए देख रहा है और ये और बोल रहा है कि मैं तो इंट्रूड भी नहीं करूँगा, अगर दुखी इस वक्त है तो उसे दुखी ही रहने दो, मैं तो उसको कोई दखल अंदाजी भी नहीं करने वाला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? तो वो इंट्रूड भी नहीं कर रहा है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है किसी दूसरी बॉल पे, क्योंकि ऐसा करना एकदम यूज़लेस है, माने कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे करने का। ये स्टैंजाज का एक रिटन एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं आपके लिए पढ़कर बता देती हूँ। He says so because the boy is feeling very sad. वो ऐसा बोल, जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। He is completely surrounded by sorrow. Surrounded का मतलब होता है घिरा हुआ, surrounded का मतलब होता है घिरा हुआ। सराउंडेड का मतलब है घिरा हुआ और सौरो का मतलब होता है दुख। तो यानी जो उसको जो महसूस हो रहा है इस वक्त, जो बच्चा है, उस बच्चे को देखकर ही ऑब्जर्वर समझ गया है कि ये जो बच्चा है वो दुख से एकदम घिरा हुआ है। ही सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड का क्या मतलब होता है? बचपन। तो यही बात कर रहे हैं कि बचपन, जितनी भी यादें जुड़ी हुई हैं, भाई क्यों वो इतना ज़्यादा दुखी है? क्योंकि उस खिलौने के साथ, उस गेंद के साथ इस बच्चे की बचपन की पूरी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे ही वो बॉल पानी में गिरी और जैसे ही वो बॉल उसने खो दी, उसी समय बच्चे को क्या एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बॉल या सिर्फ गेंद नहीं है, वो सारी यादें, वो पूरा टाइम जो मैंने इस बॉल के साथ स्पेंड किया है, जितना भी मैंने इस टॉय के साथ खेला है, जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया है, जितनी भी मेमोरीज़ मेरी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, सारी की सारी वो पानी में चली गई। रिमेंबर वास्टनेस ऑफ लाइफ, वास्टनेस ऑफ लाइफ। तो ये वास्टनेस ऑफ लाइफ क्या क्या दिखाता है? ऑल द मेमोरीज दिखाता है। हैप्पी टाइम्स, हैप्पी टाइम्स यानी जो भी मेमोरीज़ और हैप्पी टाइम्स हैं जो ये बच्चे ने उस गेंद के साथ बिताए हैं, वो सारे के सारे भी उस पानी में गिर गए हैं और अब खो गए हैं, और वो अब यादें ही रह गए हैं। ही वोंट बी एबल टू मेक न्यू मेमोरीज़। वो अब उस गेंद के साथ एक नई मेमोरी, नई यादें नहीं बना पाएगा। तो इसी बात का सारा दुख जो है वो इकट्ठा इस बच्चे को सता रहा है। Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories, the times when he owned it. ये जो बॉल जो खो गई है उसको वो वही सारे टाइम के बारे में याद दिलाएगी जो उसने इस गेंद के साथ बिताए हैं। All right? This loss is unbearable. असहनीय है, असहनीय है यानी सहा नहीं जा रहा है उस बच्चे से। दिस लॉस इज अनबेरेबल फॉर हिम एंड ही इज ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ स्ट्रिकन मतलब होता है, ग्रीफ मतलब है दुख, और स्ट्रिकन मतलब एकदम उससे चिपक जाना, मतलब उसके साथ एकदम जुड़ जाना। यानी ऐसा दुख जो इस बच्चे के साथ इस तरीके से जुड़ गया है, इतना ज़्यादा इस बच्चे के साथ लिपट गया है कि उससे सहा ही नहीं जा रहा है। The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball, as he was so attached to the ball he lost. He says so because the new ball will not bring him the sense of belonging. Students, this is something very important. In fact, very very important. Sense of belonging, ये पूरा एक explanation अपने आप में कर देता है ये वर्ड कि क्यों इस बॉल को खोने से ये बच्चा इतना ज़्यादा दुखी है।
अब यहाँ पर जो हम ऑब्ज़र्वर के निर्दय होने की बात कर रहे थे, मैं उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर जो ऑब्ज़र्वर है वो निर्दयी नहीं हो रहा है, वो क्यों बच्चा जो फ़ील कर रहा है उसके अंदर क्यों इंटरफेयर नहीं कर रहा, इंटरवीन नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उस वक़्त समझ रहा है कि उसको नई बॉल ख़रीद कर देने का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि वो जो नई बॉल रहेगी बच्चे के लिए उसके कोई मायने नहीं है। बच्चे की नज़र में उस नई गेंद का कोई मूल्य ही नहीं है, नो वैल्यू एट ऑल, क्योंकि उस बॉल के साथ जो नई बॉल है उसके साथ उसकी वो सारी फीलिंग्स, वो सारा अटैचमेंट नहीं है जो उस बॉल के साथ था जो खो गई है। अब यहाँ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है वो होता है अटैचमेंट होने का एहसास, ठीक है, अटैच होने का एहसास या साथ होने का एहसास या अपनापन। अपनापन, ये जो अपनापन है कि ये जो जगह है वो मेरी है, ये जो चीज़ है वो मेरी है और मेरा इस चीज़ पे एक अधिकार है, तो आप एक अलग ही किस्म का कंफर्ट समझते हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी से ली हुई चीज़ है या कोई उधार की चीज़ है तो उस पर आप उतना ज़्यादा अपना कंट्रोल नहीं चला सकते हो, इज़न्ट इट। तो जो नई बॉल है उसके साथ तो कंफर्टेबल होने में फिर से इस बच्चे को बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, लेकिन ये जो बॉल खो गई है उसके साथ ऑलरेडी बच्चा बहुत कंफर्टेबल है और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा है कि ऐसी मेरी कोई निजी चीज़ जिसके साथ मैं इतने दिनों से हूँ और जो मेरे साथ इतने दिनों से है और वो मेरे से इतना अटैच्ड है, और ऐसी किसी चीज़ को मैंने खो दिया तो मेरा वो जो अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं टूट गया है। और उसी लेवल का अटैचमेंट किसी दूसरी बॉल के साथ पाना मेरे लिए शायद संभव नहीं होगा। देखिए, इसका ये भी हो सकता है, समझा जा सकता है कि जब नई बॉल आएगी उसके साथ भी जब बच्चा खेलता रहेगा और कुछ समय हो जाएगा तो उसके साथ भी तो अटैचमेंट हो ही जाएगा। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये बात हमेशा समझें कि किसी भी व्यक्ति की जो उम्र है वो हमेशा बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। और जितनी कम उम्र में कोई चीज़ किसी चीज़ से अगर हम अटैच हो जाते हैं उतना ही गहरा वो अटैचमेंट होता है ना। तो ये बच्चा अब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती रहेगी वैसे वैसे वो चीज़ों से उस लेवल सा अटैच नहीं हो सकता जब वो तब हो सकता था जब वो और भी छोटा था। ऑल राइट, तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जब उसने वो बॉल खोई तो उसके साथ उसका अटैचमेंट जो बना था वो तब बना था जब वो और भी छोटा था। तो उसने कहीं ना कहीं अपनी जो शुरुआती लाइफ है, इनिशियल डेज ऑफ हिज लाइफ, वो उसके साथ स्पेंड किए हैं उस गेंद के साथ, और इसीलिए उसे खो देने का जो दुख है वो इतना ज़्यादा है कि नई बॉल के आने पर भी वो दुख भर नहीं सकता। आई होप आपको ये दोनों स्टैंजास अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्सेस। आगे बढ़ते हैं। नाउ he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls, balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Well, जो फर्स्ट और सेकंड स्टैंजाज हैं इस पोम के, उनका उसमें एक लॉस दिखाया गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में लॉस दिखा दिया कि बच्चे ने कुछ अपना बहुत निजी और बहुत करीबी कोई खो दिया है। इट्स द जो गेंद है उसके माध्यम से बताया गया है कि कितना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच था वो बच्चा उससे, और वो अब खो गया है, तो लॉस के बारे में बताया गया है। नाउ कम्स द थर्ड स्टैंजा जिसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ जो लॉस हो गया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। जो खो गया है वो तो खो ही गया है, उसको तो किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि हाँ, जो चीज़ है वो खो गई है और अगर मैं इस बात को अगर स्वीकार कर लूँ तो वही ठीक रहेगा। देखिए, प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ अपने आप को मैच्योर कर सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हम ये सीखें कि उस प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, उसको सॉल्यूशन उसका कैसे करना है। ऑलराइट, हम ये कंप्लेंट अगर करने बैठ गए कि प्रॉब्लम्स आ ही क्यों रही हैं, तो दैट वुड नॉट बी मैच्योर ऑफ अस। वो कोई समझदारी की बात नहीं है। और यही वो पॉइंट है जब किसी भी व्यक्ति के अंदर ये वाली जब समझ आने लगती है तब उसमें प्रॉब्लम्स को फेस करने की, चैलेंजेस को फेस करने की एक क्षमता आने लगती है। इस बच्चे के लाइफ में वो पॉइंट अब आया है जब उसने अपना इतना
क्लोज और इतना क्लोजली अटैच्ड एक खिलौना हमेशा के लिए खो दिया है। और इसीलिए यहाँ ये इस वर्ड से स्टार्ट होता है स्टेंजा, दैट नाउ। ये एक बहुत ही स्ट्रांगली यूज़ किया हुआ वर्ड है यहाँ पे कि अब देयर इज़ अ चेंज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस किड। यहाँ पे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव यानी नज़रिए में बदलाव आना। यहाँ पे इस बच्चे के नज़रिए में एक बदलाव आया है कि अब उसको क्या फील हो रहा है, नाउ ही इज़ फीलिंग हिज फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उसे जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है और ये एहसास उसको पहली बार अब हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ऑलराइट, जिम्मेदारी। तो मैं यहाँ पर ये ऑब्जर्वर ने ये कहा है कि ये अब वो मौका, ये वो मोमेंट इस बच्चे की लाइफ में अब आया है कि जहाँ उसको अपनी पहली बार उसको ये एहसास हो रहा है कि उसकी क्या जिम्मेदारी है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, यानी इस दुनिया में इस बच्चे की क्या जिम्मेदारी है और कैसी दुनिया है ये दुनिया है पोजेशंस की। पोजेशन यहाँ पे किस किस चीज़ को दर्शाता है, पोजेशन यहाँ पर दर्शाता है मनी, मटेरियलिस्टिक, इसके अलावा क्या दिखाता है, कोई भी इस तरीके जैसे दौलत है, शोहरत है, लेट्स से फेम। ऑलराइट, तो ये सभी चीज़ें पोजेशंस को दिखाता है। अब मैं बताती हूँ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। पोजेशंस का शाब्दिक अर्थ है कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी वस्तु या ज़मीन जायदाद जो आपके इख्तियार में हो या जिनके ऊपर आपका कंट्रोल हो। आपकी कोई चीज़ होना, जैसे अगर ये पेन मेरा है, सो आई पोजेस दिस पेन, ये मेरा ख़रीदा हुआ पेन है, पूरी तरीके से मेरा है। तो ऐसी दुनिया जहाँ पे हर तरफ आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जहाँ पर उनके पास वो सिर्फ पैसा या मटीरियलिस्टिक चीज़ें या फेम इनके बारे में बात करते हों और पूरी दुनिया हर तरफ इन्हीं चीज़ों से भरी हुई हो। मनी क्या होता है, पैसा, वो तो हमें पता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो होती हैं जिन्हें ख़रीदा जाए, यानी ख़रीदी हुई वो चीज़ें बेसिकली जिनका सिर्फ पैसों से एक मोल हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कभी भी हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस वो नहीं आते। यानी किसी को कोई सामान देकर आप अगर खुश कर दो, भले ही आपसे कितना भी रूठा हुआ है, और आप उसको अगर कोई सामान देकर अगर खुश कर सकते हो तो वो खुश हो जाए। इस चीज़ से कोई फ़र्क ना पड़े कि मुझे कि मेरा मन दुखी है, मैं अंदर से मन से नाराज़ हूँ, मुझे आपके सामान की या आपके इन ख़रीदे हुए पैसे खर्च करके लाए हुए सामान की या गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मुझसे ये पूछो कि क्या प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर मेरी हेल्प कर सको तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा होगा। लेकिन आजकल की दुनिया में इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में इतनी कोई बात नहीं करते। हमें वही चीज़ें चाहिए जो पैसे के मामले में जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। मनी बेस्ड चीज़ें जो होती हैं जिनकी वैल्यू पैसे के अकॉर्डिंग होती है, वही सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आती हैं। देन कम्स फेम। फेम का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, यानी आप कितने मशहूर हो या आपके पास कितनी दौलत शोहरत है, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल खुशी जो होती है ना, कि मैं सामान ख़रीद के खुश हो गई या मैं ये चीज़ अपने घर पे लाके खुश हो गई, हाँ। लेकिन आप जब जेन्युइनली अगर किसी चीज़ से हैप्पी हो, वो मायने रखता है कि क्या आप जेन्युइनली खुश हो। तो यहाँ पर जो लड़का है, ये बच्चा है,
वो आप चाहे उसको पूरी दुकान खरीद कर दे दो अभी बॉल्स की, लेकिन उसे वो खुशी नहीं मिलेगी जो उसे उस बॉल में मिल रही थी जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था और जिसके साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पर जो बॉल्स है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉल्स यहाँ पर सिर्फ एक गेंद को इंडिकेट नहीं कर रही है, बॉल्स यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है। ये बेसिकली इस पोजेशन को ही इंडिकेट कर रही है। और पोजेशंस क्या होते हैं? मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, फेम, ये सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। तो बताया ये जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो आती हैं और जाती हैं, और बिल्कुल पॉसिबल है कि कभी ना कभी आप उनको किसी ना किसी तरह खो ही दोगे। तो वो आता जाता रहता है बच्चे। ये लिटिल बॉय का मतलब यहाँ उसको एक लाड से कहकर वो बोल रहा है कि बेटा देखो, चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, आप उनको खो देते हो, नई चीज़ें खरीद देते हो, और इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और किसी को भी जो चीज़, अगर वो कुछ खो दे हमेशा के लिए, वो चीज़ उसको दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलती। ये सभी के साथ होता है, आप एकमात्र नहीं है जिसने कुछ खो दिया है। सो यू आर नॉट दी ओनली वन हु हैज़ लॉस्ट समथिंग। एवरी पर्सन लूजेज समथिंग, ओके? कभी ना कभी वो कुछ ना कुछ खोते ही हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि पाना और खोना इस प्रकृति का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है, ओके? मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी जो है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सट्रिंसिक या बाहरी। ऑलराइट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपके जीवन के का एक बाहरी तौर पे हिस्सा है। आपको कंफर्टेबल लाइफ देने के अंदर मनी बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको हैप्पी लाइफ देने में मनी क्या उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर सकता है? उतना ज़्यादा नहीं। हो सकता है कुछ चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें आप खरीद सकते हो, लेकिन जिन इमोशंस से आप खुशी आपको मिलती है, वो इमोशंस और वो फीलिंग्स खरीदना क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं। इसका रिटन एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स। यानी ये गेंद के खो जाने पर इस बच्चे को ये एहसास हो रहा है कि अब उसमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है कि उसे अपनी चीज़ों का, अपने पोजेशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. यानी उसको ये समझना पड़ेगा कि उसकी बहुत सारी चीज़ें आगे भी खोएंगी। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार खोई है और हम आखिरी बार खोई है, आगे से कभी कुछ खोएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, चीज़ें हमेशा मिलती रहती हैं, खोती रहती हैं, और ये बात समझने की और स्वीकार करने की ज़रूरत है कि भविष्य में हो सकता है बच्चे से और भी चीज़ें गुम हो जाएं। He personifies the ball as his belongings. ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली पोएटिक डिवाइस का सेंटेंस है। जब मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस एक्सप्लेन करूँगी तब इस सेंटेंस को और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ बेसिकली पर्सोनिफाई किया गया है बॉल को, किसके साथ? बिलोंगिंग्स के साथ। पर्सोनिफिकेशन, He personifies the ball as his belongings, be it the worldly things or the relationships he is in possession of. इसका ये मतलब है कि इस बॉल को किससे कनेक्ट किया गया है? उन सभी चीज़ों के साथ कनेक्ट किया गया है जो मटीरियलिस्टिक दुनिया का हिस्सा है। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया है कि मटीरियलिस्टिक दुनिया का हिस्सा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वही सारी चीज़ें जो आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, वही सारी चीज़ें जो आउटर वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं, इमोशनल वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं होती, भावों से और फीलिंग्स से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। So he says that he has to learn to live without them no matter what. तो इसका यही अर्थ है कि बच्चे को ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें खो जाती हैं हमेशा उन चीज़ों के खोने के दुख में ही नहीं रहना चाहिए, उस दुख से उबरना चाहिए और ये समझना चाहिए कि चीज़ें खोती हैं, ये वास्तविकता है और हमेशा उस दुख में बने रहने का कोई भी अर्थ नहीं है। इट इज़ यूजलेस।
He says no one can buy back such things for him. The poet said so because according to him money can't buy you everything. इसका ये मतलब है कि वो जो बॉल है, कोई भी जो है तुम्हें वो बॉल वापस खरीद कर नहीं दे सकता। देखो, चाहे कितना भी पैसा हो, एक व्यक्ति नई बॉल हो सकता है उस बच्चे को लाकर दे दे, लेकिन आप चाहे दुनिया के सबसे रईस इंसान भी हैं या सारा पैसा है आपके पास, फिर भी आप वो चीज़ वापस लाकर नहीं दे सकते जो हमेशा के लिए खो गई है। तो यहाँ पर ये सिर्फ उस गेंद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो पानी में जाके खो गई है। यहाँ अगेन एज ए मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है वो डेथ से लेना देना है, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना अमीर है, कितना रईस है। अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है और वो हमेशा के लिए चला गया है, तो चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा खर्च कर ले, उस व्यक्ति को वापस नहीं लेकर आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ जो ये जो बॉल खोई है, ये जो टॉय बच्चे का खो गया है, वो यही दर्शाया जा रहा है। बॉल तो हो सकता है कि शायद डीप डाइवर्स को बुलवा के शायद हो सकता है बॉल्स को तो निकलवा भी ले, लेकिन यहाँ बेसिकली डेथ से जो सिंबलाइज़ किया गया है वो डेथ से सिंबलाइज़ किया गया है बॉल को यहाँ पे, कि अगर कोई मर जाए, इस तरीके का कोई लॉस हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको वापस नहीं, व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता है। If it does buy you some materialistic things, still it will not be able to buy the sense of belongingness. अब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मान लो अगर कोई सामान खो गया है, जैसे बच्चे की बॉल खो गई है, तो अगर वो नई चीज़ लेकर भी आ जाए, है ना, कोई नई दूसरी बॉल खरीद के दे भी दे, तो भी वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी वो अपनापन जो बच्चा उस पुरानी बॉल के साथ महसूस करता था, वो उस नई गेंद के साथ वो बिलोंगिंगनेस, वो अपनापन और वो अटैचमेंट फील नहीं करेगा जो वो पुरानी बॉल के साथ फील करता था। अटैचमेंट, और ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जो वो पुरानी अपने खिलौने के साथ फील करता था, वो नए खिलौने के साथ फील नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है, और इसीलिए हर कोई पैसे से सब कुछ खरीद के आपको नहीं दे सकता। तो ये बच्चे को सीखना होगा कि सब कुछ उसको नहीं मिल सकता है, और जो खो गया है उसे स्वीकार, उसे करना पड़ेगा। ये ही नियति है। ये है हमारी पोम का लास्ट स्टेंजा। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand up. यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि desperate का मतलब क्या होता है। desperate का यहाँ मतलब है एकदम hopeless, एकदम होपलेस। आपको इसका मीनिंग नीचे भी दिया हुआ है। डेस्परेट मीन्स होपलेस। नाउ कम्स एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी का वैसे मतलब होता है जो फ़िलॉसफ़ी एक सब्जेक्ट जो है उसका एक हिस्सा है एपिस्टेमोलॉजी, और इसमें जो नेचर है जो या व्यवहार है उसकी व्याख्या की हुई होती है। ऑलराइट, ये होता है एपिस्टेमोलॉजी। और यहाँ पर ये समझना है कि इस शब्द का इस पोम में क्या अर्थ है। तो इस पोम में इस शब्द का अर्थ है कि इस बात का एहसास होना, ये जानना कि जब हमसे कोई बहुत ही करीबी चीज़ अगर खो जाए तो उस लॉस का क्या महसूस होता है। यदि आपसे कोई बहुत निजी चीज़, बहुत ही आपकी करीबी चीज़ जिससे आप बेहद अटैच्ड हैं, ऐसा अगर आपसे कुछ खो जाए, आप उसे या सिर्फ खो ना जाए, ऐसा वो आपसे बिछड़े कि कभी दोबारा मिल ही ना सकें, तब आप कैसा महसूस करते हैं, उसी सब महसूस या उसी सब फीलिंग्स को एपिस्टेमोलॉजी डिस्क्राइब करता है। ऑलराइट, आई होप आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा। How to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days. How to stand up. यहाँ इन आखिरी लाइंस में यही बताया गया है कि जब भी हमसे कुछ खो जाता है तो ऑल्दो हमें बहुत बुरा भी फील होता है, वी फील सो हर्ट, और हम हर वक्त उस दुख में रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप दुखी हैं, ठीक है, आपने कुछ खोया है तो दुखी होना ज़रूरी है। लेट्स से अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो उस चीज़ का दुख तो होगा ही ना कि कम मार्क्स स्कोर हुए हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, रिपोर्ट कार्ड बड़ा ही ख़राब बना है।
यस, लेकिन वो दुख कितनी देर का होना चाहिए? पाव भर का, आधा किलो, 2 किलो, या बस भंडारी भर दोगे? हर चीज़ की एक लिमिट होती है। दुखी होने में कोई गलती नहीं है, दुखी बने रहने में गलती होती है कि आप उस फील को अपने से दूर होने ही नहीं दे रहे हो। ये एक नेगेटिव फीलिंग होती है। दुखी होना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा दुखी बने ही रहना, हमेशा उस दुख में ही जीना, ये गलत होता है। तो उसे एंड करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये आखिरी के 2 फ्रेजेस जो हैं उनमें यही समझाया गया है कि कभी भी हर व्यक्ति जो है उसे अपने इस लॉस को समझने की ज़रूरत है। लोग समझते हैं और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और फिर से उस चीज़ पर जो भी वो काम कर रहे हैं वापस अपने अपने काम पर लौटते हैं। क्योंकि यदि वो उसी दुख में बने रहेंगे, अगर वो उसी चीज़ में हमेशा डूबे रहेंगे, तो वो कभी भी अपने काम नहीं कर पाएंगे, वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे, उस टास्क को, उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने अपनी लाइफ के लिए सेट किया है। हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका जो काम आपने दिमाग में सेट किया है, जो एम है आपका, जो गोल है आपका। और आपका क्या गोल है स्टूडेंट्स? टू स्कोर गुड इन योर एग्ज़ाम्स। एग्जैक्टली। तो अगर आपको कोई भी दुख या कोई भी तकलीफ़ है तो उसे परे रख के और फिर आपका जो काम है उस पर आपको ध्यान देने की बहुत बहुत ज़रूरत है। वही प्रायोरिटी है। यही वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस समय, इस मोमेंट पर, जब इस बच्चे ने अपनी ये गेंद खो दी है, अपना एक बहुत ही करीबी कुछ खो दिया है, उस मोमेंट में ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे में आ रही है। और वो ये अंडरस्टैंड, उसके पास कहीं ना कहीं ये एक एहसास उसे हो रहा है कि हाँ, ये खो चुकी है, अब मुझे वापस नहीं मिलनी है, मुझे अब इसके बिना ही जीना होगा। तो ये वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है और यही समझने की कोशिश कर रहा है। आइए देख लेते हैं इसका रिटन एक्सप्लेनेशन। He says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. He is now learning the meaning of loss. यानी यहाँ पर बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि कुछ खो देने का अर्थ क्या होता है। देखिए, अचानक से जब किसी बच्चे से कुछ खो जाता है पहली बार, तो उसको समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या, वो चीज़ कहाँ गई। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस खो देने वाली फीलिंग से, खो देने वाले एहसास से वाकिफ़ नहीं है। ही डजंट नो। ऑलराइट। पहली बार जब उससे कुछ खोता है तब ये खो देने वाली फीलिंग पहली बार उसे हिट करती है, लेकिन अब उसको समझना है। तो पहली बार समझने में थोड़ा ज़ोर आता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बच्चा इसको समझ रहा है। This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up again. इसका ये मतलब है कि जो बच्चा है वो अभी कोशिश कर रहा है ये सीखने की कि जीवन की वास्तविकता क्या है। रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की वास्तविकता। ऑलराइट, कि सच्चाई क्या है जीवन में। और जीवन की सच्चाई क्या है? दुख तकलीफ़ें आती रहती हैं, आपको उन्हें फेस करना पड़ता है, नई चीज़ें आती रहती हैं, खोती रहती हैं, और फिर दूसरी चीज़ें आपके पास आती रहती हैं, लेकिन अपने गोल से और फोकस से कभी भी नहीं हटना है। Which states that you have to accept the miseries of life. Miseries का मतलब होता है struggles, problems, hurdles of life, यानी जीवन की मुसीबतें। एक मुसीबत शब्द यूज़ करके सब एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये 3 वर्ड्स मैंने आपको इसलिए ये दिए हैं बच्चों, क्योंकि आपको अपनी वोकैबुलरी भी तो अच्छी बनानी है, और इसको एक्सप्लेन करने में भी हो सकता है आपको ये वर्ड्स हेल्प करेंगे। ऑलराइट, तो माइजरीज ऑफ लाइफ होता है जीवन की जो मुसीबतें होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो समझने में और एक्सेप्ट करने में उनको मदद मिल रही है। यानी ये जो बच्चा है, जब ये सीख रहा है कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो ये जब वो समझता है तो उसे बहुत सारे दुख तकलीफ़ें एक्सेप्ट करने आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, और वो इनको और आसानी से ग्रहण कर सकता है कि हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं और मुझे इन्हें समझना पड़ेगा और इन्हीं को साथ में लेकर ही अपना जीवन जीना होगा।
एंड स्टैंड अप अगेन, यानी यहाँ स्टैंड अप अगेन का मतलब होता है फिर से अपने पैरों पे खड़े होना, इन द सेंस कि फिर उसी एक्साइटमेंट और उसी एंथुसियाज्म से वापस लौट कर आना। यानी इसका मतलब है वही एनर्जी और वही एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है फुल ऑन एनर्जेटिक, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उसके साथ, ऑलराइट। तो स्टैंड अप अगेन का मतलब है उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ। एंथुसियाज्म इज अगेन हम जोश से समझ सकते हैं कि उसी एनर्जी और उसी जोश में फिर से आ जाना जैसे में आप पहले थे। यानी जब बच्चा उस बॉल के साथ खेलते हुए स्ट्रीट पर जा रहा था उस समय बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत कंटेंट लग रहा था, लेकिन जैसे ही बॉल खोई तो वो एकदम उदास हो गया और एकदम होपलेस हो गया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, एज इफ़ मेरी तो पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। लेकिन जब उसको ये एहसास होने लगा कि हाँ ये खो गई है, अब कुछ हो नहीं सकता और मुझे दोबारा मिलेगी नहीं, तो धीरे 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 उसको वापस उसी जोश और उसी एनर्जी में लौटना होगा जिसमें वो पहले था और जब वो उस गेंद के साथ स्ट्रीट्स पर खेल रहा था। क्योंकि अगर वो हमेशा उसी दुख में बना रहेगा कि उसकी वो जो गेंद है, जो खिलौना है, वो खो गया है, तो वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएगा और कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा जो उसकी लाइफ का गोल है। तो यहाँ पर यही है कि दिस इज़ द ट्रूथ विच एवरीवन हैज़ टू लर्न। ये सिर्फ उस बच्चे का ही काम नहीं है कि बस वही समझें, बेसिकली ये चीज़ हम सभी पर एप्लीकेबल है, हर व्यक्ति पर ये चीज़ अप्लाई होती है कि हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि जो खो गया है हमेशा उस दुख में ना बने रहें और उससे आगे बढ़ें, उससे ऊपर उठें। The harsh truth of standing up against the odd of miseries of life that everyone has to bear now, that everyone has to bear. bear का मतलब होता है सहना, bear का मतलब है सहना, all right? Like that, the harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. Now the boy would have understood the true meaning and nature of loss. यानी जीवन का कटु सत्य यही है, कड़वा सत्य, harsh is कड़वा, कड़वा सत्य जीवन का यही है कि दुनिया में, जीवन में जो दुख, समस्याएं, मुसीबतें हैं वो आती रहती हैं और सबको, एवरीवन, सबको उन्हें सहना भी होता है और उसका सामना भी करना होता है। और अब ये बात जो है इस बच्चे को समझ में आ चुकी है कि जीवन का क्या सही मतलब है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस, कि जो चीज़ वो खो चुका है, जो चीज़ उससे लॉस हो चुकी है, उसके जो खो चुकी है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है कि हाँ, चीज़ें खो जाती हैं, चीज़ें चली जाती हैं, आपसे दूर हो जाती हैं, नथिंग इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ठीक है, हर चीज़ बदलाव होता है, चेंज इज़ द नेचर, ओके, चेंज नेचर है, मतलब बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, ओके, प्रकृति का एक नियम ही है कि सब कुछ एक जैसा हमेशा नहीं रहता, बदलाव आते ही रहते हैं और इस बदलाव के अंदर चीज़ें पाने की खुशी भी होती है और उन्हें खोने का दुख भी होता है। इसलिए हमें ही ये सीखने की बहुत आवश्यकता है कि हम ये समझें कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है और हम खुश होते हैं तो उसे तो हम बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब हमसे कुछ खो जाता है तो हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम ये नहीं समझ पाते हमको उस दुख को सहना कैसे है, एक्सेप्ट कैसे करना है। तो हमें ज़रूरत है सीखने की कि हम कुछ खो जाने पर जो महसूस होता है उसे भी एक्सेप्ट करें। खुशी और दुख, इन दोनों को सहना आना बहुत ज़रूरी है और दोनों को प्रॉपर और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी इमोशन हो।
और कोई कुछ भी लॉस अगर आपसे हुआ है, कुछ भी आपकी लाइफ का ऐसा कुछ खो गया है जिससे आप बहुत ज़्यादा करीब थे और इस तरीके से खोया है कि मालूम है वो दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा, चाहे आप जो कुछ कर लो, चाहे दुनिया की सारी दौलत उस पर लौटा दो, फिर भी वो आपको कभी नहीं मिलेगा, तो भी हमें उस दुख से ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हम उसी दुख में बने रहेंगे तो हमारी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा और हमारी लाइफ वर्थलेस हो जाएगी। और किसी की भी लाइफ जो है वो वर्थलेस नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज़ मीनिंगफुल, और वो उतनी ही वैल्यूएबल होती है। आपकी लाइफ उतनी ही मूल्यवान है जितना मूल्य आप उसे देते हैं। आप अपनी जीवन को जितना मूल्य देते हैं, जितना वैल्यू देते हैं, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी लाइफ एक दुख में हमेशा डूबी रहे, या आप उस दुख से आगे बढ़ना चाहते हैं ये मान के कि हाँ ये हो चुका है, अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यही कुछ बातें हैं, यही कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं इस पोम के बारे में, और कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं इस पोम को लेकर जो जॉन बेरीमैन ने आपको इसके माध्यम से, एक बच्चा जिसकी बहुत ही क्लोज गेंद, बहुत ही क्लोज एक टॉय जिसका खो गया है, उसके माध्यम से जॉन बेरीमैन ने आपको ये सब समझाने की कोशिश की है। इट्स अ लवली पोम स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छी पोम है और इसमें लाइफ के लेसन्स भी हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम। आई होप आपको इस पोम का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पोम के लिटरेरी डिवाइसेस हम आने वाले वीडियो में करेंगे, और अगर इस एक्सप्लेनेशन को लेकर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। और आखिर में मैं आपको ये याद दिला दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी के टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ आपको लिंक प्रोवाइडेड है। इसके अलावा वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। आप हमको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।